नमस्कार। तो पिछले अध्याय में अपन ने देख लिया था कि किस तरह जेसन लेनिस्टर तो मर जाता है, लेकिन लेनिस्टर आर्मी रेड फोक को पार करने में कामयाब हो जाती है। इस तरफ से एमन टारगेरियन और क्रिस्टन कोल भी हैरनहोल की तरफ सेना लेके आ रहे थे। तो इस वीडियो में आगे का बात करेंगे कि फिर डेमन ने क्या किया था। तो वीडियो को करते हैं शुरू फुल सीजन 3 के स्पॉयलर्स के साथ में। प्रिंस डेमन टारगेरियन खुद साउथ की तरफ निकल जाता है, यानी कि हैरनहोल से वापस साउथ की तरफ जा रहा था। ये अपना ड्रैगन कैरेक्सस लेता है और गोडसाई का जो तालाब है इसको राइट साइड से पार करता है। लेफ्ट साइड से तो वो क्रिस्टन कोल आ रहा है, इस साइड से ये पार कर लेता है। ये क्रिस्टन और एमन की आर्मी को जस्ट क्रॉस करता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है कि ये किस साइड जा रहा है, साउथ की साइड जा रहा है। इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं लगता है। शायद क्रिस्टन कोल की आर्मी में किसी ने इसको आसमान में देखा ही नहीं। गोडसाई और क्रिस्टन कोल की आर्मी को पार करने के बाद में डेमन टारगेरियन ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है, यानी कि ब्लैक वाटर बे के वहाँ पर, और वहाँ से वो किंग्स लैंडिंग की तरफ चला जाता है। इस तरफ ड्रैगन स्टोन पर जिस रेनिरा ने पिछले 1 साल से अपना ड्रैगन नहीं उड़ाया था और कई सारी काउंसिल्स भी अटेंड नहीं करती थी, अब वो भी फुल एक्शन में आ चुकी थी। उसने अपना चमचमाता हुआ कवच पहना और उसके बाद में अपने ड्रैगन साइरेक्स को लेकर समुद्र से होते हुई ब्लैक वाटर बे से होती हुई किंग्स लैंडिंग पहुंच जाती है। क्वीन कॉन्सर्ट डेमन टारगेरियन और क्वीन रेनिरा दोनों के ड्रैगन किंग्स लैंडिंग के ऊपर घूम रहे थे। जैसे इन दोनों को आसमान में ऐसे ड्रैगन लेके घूमते हुए देखा तो नीचे की नॉर्मल जनता सब डर जाती है। उनको पता चल गया था ये किसके लिए आए, ये यहाँ पे मिलने के लिए नहीं आए। एमन टारगेरियन और क्रिस्टन कोल हैरनहोल को जीतने के चक्कर में सारी की सारी सेना लेकर वहाँ पे चले गए थे, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफेंड करने वाला था नहीं। इसके अलावा वगार भी एमन टारगेरियन अपने साथ में वहाँ पर लेके गया था, तो यहाँ पर सिटी को कौन ड्रैगन प्रोटेक्ट करेगा। ड्रीम फायर काफ़ी बड़ा ड्रैगन है, वो उड़ सकता था, लेकिन उसको उड़ाने वाली हेलिना टारगेरियन आधी मैडनेस में चली गई है, तो वो इसको उड़ाने वाली है नहीं। ड्रीम फायर के अलावा ड्रैगन पीट में कई सारे छोटे मोटे ड्रैगन्स होते हैं जो कि काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन अभी तक इनको किसी ने उड़ाया नहीं होता है। तो वगार के एब्सेंस में किंग्स लैंडिंग ड्रैगन होते हुए भी ड्रैगनलेस थी और इसको कोई भी ड्रैगन डिफेंड नहीं करने वाला था। आसमान में घूमते हुए साइरेक्स और कैरेक्सस को देखकर नॉर्मल जनता डर जाती है और लोग अपने बच्चों को अपने पीठ पर लाद कर और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती है वो सारी लेकर किंग्स लैंडिंग सिटी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि अब ये किंग्स लैंडिंग को जला देंगे ये दोनों मिलकर। कई सारे नॉर्मल जनता के लोगों को तो टनल्स मालूम थी और कुछ ने तो अपने घर के अंदर पहले ही इस बात से बचने के लिए गड्ढे बना रखे थे जिसके अंदर वो छिप जाते हैं, यूँ कि हमारे ऊपर ड्रैगन आग नहीं लगेगी अंदर की साइड। अब किंग्स लैंडिंग के अंदर अशांति का माहौल बनता जा रहा था, तो फिर इधर फ्लिया बॉटम के अंदर दंगे होने शुरू हो जाते हैं। कई सारे क्रिमिनल लोग इस अशांति का फ़ायदा उठाकर दंगे करने लग जाते हैं और दुकानों को लूटने लग जाते हैं। फिर गोल्ड क्लॉक के सैनिक आते हैं और इन सबको मार पीट के इन दंगे करने वालों को चुप कराते हैं और वापस शांति बहाल करते हैं। फ्लिया बॉटम में शांति तो आ जाती है, लेकिन जब लोग देखते हैं कि ब्लैक वाटर वे की तरफ से कोलस लून की शिप्स आ रही है तो ये लोग और भी डर जाते हैं। कोलस लून के फ्लीट्स के अंदर कई सारे ब्लैक्स के सैनिक भर के आ रहे होते हैं, लेकिन किंग्स लैंडिंग उन कोलस लून की फ्लीट्स को डिफेंड नहीं कर सकती थी। वैसे तो उसके जितनी इनके पास में फ्लीट्स थी ही नहीं, और जो भी थी उनको कमांड करने के लिए अभी इनके पास में कोई था ही नहीं, यानी कि कोई कैप्टन होना चाहिए, क्रिस्टन कोल या फिर एमन, ऐसा कोई था ही नहीं। कोलस लून की फ्लीट्स एग्जैक्ट वहीं ब्लैक वाटर बेस से आए जहाँ से तुमने सीजन 2 गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर देखा था कि जहाँ से स्टेनिस की सेना आती है। अब लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ रिल्म यानी कि एमन टारगेरियन अब्सेंस था, हैंड ऑफ द किंग क्रिस्टन कोल भी नहीं था। एगोन टारगेरियन आधा जला हुआ था और बेड पे पड़ा रहता था, और फिलहाल तो वो शायद अफीम के नशे में सपनों में सोया हुआ होगा। क्वीन तो हेलिना टारगेरियन है, तो उसका दायित्व बनता है कि शहर को संभाले, लेकिन अभी वो भी सही से हालत में नहीं होती है, वो मैडनेस में होती है। इसलिए एलिसेंट हाईटावर अब देखती है कि पूरी सिटी इसी को कंट्रोल करनी पड़ेगी। एलिसेंट सारी पावर्स को अपने हाथ में लेकर कोशिश करती है कि इस सिटी का डिफेंड कर सके और ब्लैक्स की आर्मी किंग्स लैंडिंग के अंदर नहीं घुस पाए और रेड कीप के अंदर कोई भी ब्लैक्स का आदमी नहीं आ जाए। सबसे पहले वो गोल्ड क्लॉक को कमांड करती है कि जितने भी सारे गेट्स हैं सबको बंद करो। इसके बाद में वो 2-3 गोल्ड क्लॉक के लोगों को कहती है कि यहाँ से सबसे तेज वाले घोड़े लेकर जाओ और अभी के अभी एमन और क्रिस्टन कोल के पास में पहुँच के उनको बताना यहाँ पे क्या हो गया है। उन्हें किसी भी हालत में वापस यहाँ पर लेके आओ। एलिसेंट ग्रैंड मास्टर ऑरवेल को कमांड करती है कि अभी के अभी अपने जितने भी अच्छे सारे लॉर्ड्स हैं जो शायद लॉयल है एगोन सेकेंड के लिए, उन सबको बुलाओ, किंग्स लैंडिंग को डिफेंड करनी है अपन को। अब ऑरवेल रेवेंस के थ्रू लेटर भेजने के लिए, लेटर लिखने के लिए अपने चैम्बर के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर जाकर देखता है तो पहले से 4 गोल्ड क्लॉक के लोग इसको ही देख रहे होते हैं। उन चारों में से एक बंदा आता है और इसको पकड़ के मारता है, दूसरा आकर इसकी जो भी शाही वगैरह होती है उसको छीन लेता है
और फिर इसको पकड़ के जेल के अंदर ले जाते वो चारों। एलिसेंट ने जो एमंड और क्रिस्टन कोल को बुलाने के लिए सबसे फास्ट राइडर्स को भेजे होते, सबसे फास्ट घोड़ों के साथ में, वो भी ज़्यादा दूर नहीं जा पाते, गेट के ऊपर ही उनको गोल्ड क्लॉक कस्टडी में ले लेते हैं। किंग्स लैंडिंग शहर के पूरे 7 गेट होते हैं और हर गेट के ऊपर एक कैप्टन होता है। तो ये क्या बिल्कुल एगोन सेकंड के लिए लॉयल होते, तो इनको इन प्रिजन कर देते बाकी गोल्ड क्लॉक वाले, या फिर इनको मार दिया जाता है। आज भी पूरी सिटी वॉच जिस तरह डेमन को 20 साल पहले पसंद करती थी, उतना आज भी पसंद करती है। समय बदला, राजा बदले, लेकिन गोल्ड क्लॉक की पसंद से डेमन कभी भी नहीं बदला। यूँ नहीं था कि ये सारे गोल्ड क्लॉक के लोग रेनिरा के लिए इतना कर रहे हो, ये सिर्फ डेमन के लिए कर रहे थे। क्वीन एलिसेंट टारगेरियन का भाई ग्वेन हाईटावर, हाँ ये वही बंदा है जो टर्नी के अंदर डेमन टारगेरियन से लड़ता है और उससे हार जाता है। इसकी भी गोल्ड क्लॉक्स में बहुत अच्छी पोजीशन होती है, सेकंड नंबर पर सारे गोल्ड क्लॉक्स में यही आता है। ये जाता है घोड़ों के अस्तबल की तरफ, और ये शायद किसी को वार्न करने के लिए यहाँ से घोड़ा लेके कहीं पे जाने वाला था। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि शायद ये हाई टावर्स के पास में जाता और वहाँ से सेना लेके आने वाला था, लेकिन ये यहाँ से कहीं पे जा पाता उससे पहले इसको पकड़ लिया जाता है। इसके सारे अस्त्र शस्त्रों को हटाकर और उसके बाद में इसका गोल्ड क्लॉक इसने पहन रखा था उसको भी हटा देते। अब बेड़ियों में पकड़कर इस ग्वेन हाईटावर यानी कि एलिसेंट के भाई को लूथर लुजेंट के सामने लाया जाता है। तो यहाँ पर ये इनको डांटता है और बोलता है कि तुम सब लोग गद्दार हो लूथर लुजेंट, तुमने अपना पक्ष बदल लिया, तुम्हारा कोई मान सम्मान ही नहीं है। एगोन सेकंड ने तुम्हें लॉर्ड कमांडर ऑफ गोल्ड क्लॉक बनाया और उसके बदले तुमने क्या किया? तुम गोल्ड क्लॉक नहीं, तुम टर्न क्लॉक हो, गद्दार हो। अब ये सारी बातें सुनकर लूथर लुजेंट जोर से हंसता है और बोलता है, बेशक मुझे लॉर्ड कमांडर एगोन सेकंड ने बनाया हो, लेकिन डेमन ने हमें ये गोल्ड क्लॉक दिए, उससे पहले हमारे पास में कुछ भी नहीं था, न कोई पावर न कोई आइडेंटिटी। लेकिन जब से हमको डेमन टारगेरियन ने ये गोल्ड क्लॉक्स दिए, तब से हमारा एक अलग ही मान सम्मान हो गया और पूरी सिटी के अंदर हमको इज्जत देने लगे। अब ऐसा सब बोलने के बाद में लूथर लुजेंट एलिसेंट के भाई ग्वेन हाईटावर के पेट में अपनी तलवार घुसा देता है और उसको वहीं पे मार डालता है। फिर लॉर्ड कमांडर ऑफ गोल्ड क्लॉक यानी कि लूथर लुजेंट अपने सारे गोल्ड क्लॉक को कमांड करता है कि जाओ और सिटी के सारे गेट खोल दो, जिससे कि सारे सी स्नेक की फ्लीट्स के ऊपर जो भी आदमी है वो सब अंदर आ पाए। किंग्स लैंडिंग शहर की सारी स्ट्रेंथ केवल आधे दिन में टूट गई, क्योंकि अटैक बाहर से भी था और अंदर से भी। शहर के 7 गेट में से एक गेट होता है जिसका नाम होता है रिवर गेट। वहाँ पर एक खूनी झड़प होती है जो काफ़ी देर तक चलती है। होता क्या है कि वहाँ पर लगभग 13 हाई टावर्स के नाइट होते हैं, इसके अलावा लगभग 100 मेन एट आर्म्स यानी कि नॉर्मल सिपाही। ये सारे हाई टावर्स के लोग बाहर की साइड से ब्लैक से लड़ रहे होते हैं और अंदर की साइड से गोल्ड क्लॉक से, और गेट को खोलने नहीं दे रहे होते हैं। लगभग 8 घंटे तक इनका खूनी संघर्ष जारी रहता है और ये उस गेट को नहीं खोलने देते हैं। लेकिन इनकी हिम्मत तब टूटना शुरू होती है जब ये देखते हैं कि बाकी 6 गेट्स तो वैसे ही खोल दिए, तो सारी ब्लैक्स की आर्मी तो उधर से अंदर आ गई है, हमारे एक गेट को बचाकर क्या मतलब। इसके अलावा अभी तक तो आसमान में केवल 2 ड्रैगन घूम रहे थे, कैरेक्सेस और साइरेक्स, लेकिन धीरे धीरे अब वहाँ पे 4-5 ड्रैगन दिखने को मिलते हैं, और वो भी सब एक से एक बड़ा ड्रैगन। तो ये सब देखकर फाइनली ये लोग गिव अप कर देते हैं। अब एक के बाद में एक सारे ड्रैगन्स नीचे उतरना शुरू होते हैं। सबसे पहले डेमन टारगेरियन नीचे आता है और वो नीचे की सारी जगह का मुआवना करता है, यूँ कि कहीं खतरा तो नहीं है। जब उसको लगता है कोई खतरा नहीं है तो फिर वो ऊपर की साइड में एक सिग्नल करता है, जिससे कि रेनिरा अपना ड्रैगन लेके नीचे की साइड में उतरती है। इसके बाद में सिल्वर विंग उतरता है और उसके बाद में वर्मीथोर। ये सारे ड्रैगन एक ही जगह पे नहीं उतर रहे होते, सारे अलग अलग जगह पे उतरते हैं। एडम वैलोरियन अभी भी अपने ड्रैगन के साथ में आसमान में ही उड़ रहा होता है, वो उतरता नहीं है। वो किंग्स लैंडिंग शहर के दीवारों के बिल्कुल नीचे की साइड में उड़ रहा होता है और बार बार अपने ड्रैगन सिस्मो को दहाड़ रहा होता है, जिससे कि सबको पता चले कि अगर इससे कोई टकराने की हिम्मत करेगा तो ये उसको आग से जला देगा। थोड़ी देर तक ऐसे एडम वैलोरियन अपनी चोट दिखाने के बाद में देखता है कि कोई नहीं आ रहा है, तो फिर चुपचाप उतर जाता है। एलिसेंट हाईटावर की सारी कोशिशों के ऊपर पानी फिर गया। गोल्ड क्लॉक्स इसकी बात मान रहे नहीं थे और उन्होंने सारे गेट खोल दिए, जिससे ब्लैक्स की सेना अंदर आ गई थी। अब जब एलिसेंट हाईटावर देखती है कि पूरा किंग्स लैंडिंग और रेड कीप के ऊपर ब्लैक्स ने अधिकार कर दिया है, तो फिर वो भी बाद में मेगोर होल्डफोस्ट जहाँ पर वो रहती होती है वहाँ से बाहर निकलती है। उसके साथ में ओटो हाईटावर, सर टाइलैंड लेनिस्टर, लॉर्ड जेस्पर और ग्रैंड मास्टर ओडवेल भी होते हैं। मास्टर ऑफ विस्पर्स यानी कि लेरस स्टोंग वो कहीं पे भाग जाता है, किसी को भी नहीं मालूम वो कहाँ चला गया। अब ये सारे ग्रीन्स के लोग बाहर की साइड आते हैं और रेनिरा के सामने आके खड़े हो जाते हैं। अब एलिसेंट हाईटावर अपनी स्टेप डॉटर रेनिरा टारगेरियन से बिल्कुल प्यार से बोलती है,
हमें भी ये सक्सेशन का इशू बिल्कुल उसी तरह निपटा देना चाहिए जैसा कि ओल्ड किंग जेरस ने किया था। एक बड़ी सी काउंसिल रखते और पूरे वेस्टरोस के लॉर्ड्स को वहाँ पर बुलाते हैं। रेनिरा ये प्रपोज रिजेक्ट कर देती है और हंस के कहती है, क्या तुम मुझे मशरूम समझती हो? मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। तुम और मैं दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं अगर एक वापस ग्रेट काउंसिल रखी गई तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। फिर रेनिरा अपनी स्टेप मदर यानी कि एलिसेंट को बोलती है, या तो मेरे सामने घुटने टेको वरना मैं तुम्हें अपने ड्रैगन से जला दूंगी। अब एलिसेंट और ग्रिन्स के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये सारे लोग रेनिरा के सामने झुक जाते हैं और उसके बाद में एलिसेंट सारे कमरों की चाबियाँ और पूरे महल रेड क्यूब की चाबियाँ रेनिरा को दे देती है। एलिसेंट अपने सारे नाइट्स और मैन एट आर्म्स जो कि हाई टावर्स के होते हैं और इसके ज़्यादा लॉयल होते हैं उन सबको बोलती है कि अपने घुटने टेक दो इसके सामने, और फिर सब झुक जाते हैं रेनिरा के सामने। एलिसेंट रेनिरा से कहती है, प्रिंसेस ये सारी सिटी अब आपकी है, पूरा किंग्स लैंडिंग आयरन थ्रोन अभी आपके पास में, लेकिन ये ज़्यादा देर तक आपके पास नहीं रहने वाला। जब बिल्ली कहीं दूर चली जाती है तो चूहे खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन मत भूलो एमन टारगेरियन मेरा बेटा वापस आएगा और वो फायर एंड ब्लड के साथ में आएगा। एलिसेंट से यूँ चाबियाँ मिलने के बाद में रेनिरा और इसके सारे लोगों के पास में पूरे महल का एक्सेस था। क्वीन रेनिरा ने अपने लोगों को कमांड किया कि जाके पूरे महल की जांच करो। सोल्जर्स को एगोन की पत्नी यानी कि हेलेना टारगेरियन अपने कमरे में मिल गई, जो कि थोड़ी सी पागल हो चुकी थी और उसने अपना गेट भी कब से बंद कर रखा था। लेकिन जब सोल्जर्स एगोन के कमरे की तरफ गए तो वो कमरा अंदर से बंद था। सैनिक दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए तो अंदर एगोन नहीं था, शायद वो कहीं भाग गया था। उसके दोनों बच्चे 6 साल की जहेरा और 2 साल का मेलोर, उन दोनों को भी 2 किंग्स कट अपने साथ में लेके भाग जाते हैं। अब एगोन और उसके बच्चे कहाँ पर गए इसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं होता है, खुद एलिसेंट हाईटावर को भी नहीं। डेमन ने जब लूथर लूजेंट से पूछा तो उसने बोला कि मैंने तो सारे गेट बंद कर रखे थे, यहाँ से तो कोई भी नहीं निकला है। अब ये सब चीज़ें होते हुए शाम हो गई थी, लेकिन रेनिरा ने रेस्ट करने की बजाय आयरन थ्रोन रूम के अंदर जाकर आयरन थ्रोन के ऊपर बैठना पसंद किया। ड्रैगन स्टोन से जो स्टील का आर्मर पहन के वो निकली थी उसने अभी भी वो पहन रखा था, और उसके आयरन थ्रोन के ऊपर बैठने के बाद में हर एक महल के आदमी को उसके सामने लाया गया, जो कि पहले ग्रीन्स की तरफ थे या फिर नॉर्मल जनता थी। फिर एक एक करके सब इसके सामने झुक रहे थे और इसी को अपनी रानी मान रहे थे। इस बारे में हिस्ट्री में लिखा गया कि सब कुछ सही चल रहा था। रेनिरा आयरन थ्रोन के ऊपर बैठी हुई थी और उसके सामने हर एक आदमी को लाने का ये जो सेरेमनी हो रहा था, इसमें लगभग आधी रात हो गई। 12 बजे के बाद में वो वहाँ से नीचे उतरी और उसके बाद में डेमन टारगेरियन उसको उसके रूम में लेके गया। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन क्वीन रेनिरा जब आयरन थ्रोन से नीचे की तरफ उतर के वापस अपने रूम में जा रही होती है, तब उसके पैर के ऊपर आयरन थ्रोन के ऊपर से जो तलवारें होती है उनकी वजह से कट लग जाते हैं, और उसकी वजह से जब वो दरबार में से जा रही होती है बहुत सारे खून की बूंदें नीचे गिरती है। थ्रोन रूम के अंदर ग्रीन्स और ब्लैक्स दोनों ही होते हैं, एलिसेंट, ओटो हाईटावर सब लोग होते हैं, और सब ने उस चीज़ को देखा होता है, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। खुद रेनिरा और डेमन ने भी इस चीज़ को नोटिस किया होता है और उनको भी मालूम होता है इस चीज़ का क्या मतलब है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि रेनिरा को आयरन थ्रोन पर बैठने के लिए अनवर्दी कह सके। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो नहीं, चैप्टर ही यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इसलिए वीडियो थोड़ा छोटा है। नेक्स्ट अध्याय के अंदर अपन रिवरलैंड्स की तरफ की फाइट्स देखेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा था। एमंड वगैरह हेरनोल की तरफ गए तो उनका क्या हुआ। वीडियो लंबा करने के चक्कर में मैं अगर वो स्टोरी भी इसके अंदर घुसा देता तो फिर सब कुछ मिक्स हो जाता। वो स्टोरी थोड़ी अब ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो रही है। रिवरलैंड्स की तरफ जो फाइट्स है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इतनी सारी लड़ाइयाँ हो रही है डिफरेंट मोर्चों पे, कौन मर रहा है, लेनिस्टर्स का क्या हुआ, फॉरेस्ट किधर से आ गया, तो ये सब चीज़ें नेक्स्ट चैप्टर के साथ में ही शुरू करेंगे। तो इस अध्याय को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखना है कि रिवरलैंड्स के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स फाइट्स होगी, उनका क्या होगा। बाकी सच बताऊँ तो तुम्हें आगे की स्टोरी सब कुछ मालूम है, कहाँ पे कौन क्या मरने वाला है, तो मेरा भी सुनाने की इच्छा थोड़ी कम हो जाती है, मतलब मज़ा नहीं आता इतना सुनाने में। वीडियो लाइव होता है उससे पहले तो कमेंट आ जाता है आज जैक मरने वाला है, तुम्हें सब मालूम है, मतलब पहले कौन कहाँ पे क्या मरने वाला है। एकदम मतलब शॉक मोमेंट्स नहीं होते। मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ी और अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ी तब तो बहुत लेवल वाली लगी थी मेरे को स्टोरी। कहाँ पे कौन एकदम अचानक से मर जाता है। मार्टिन भाई साहब की राइटिंग स्किल्स तो तुम जानते ही हो, और फिर इतनी डीप में मैं अभी सुना रहा हूँ, वैसे ही उस टाइम मैंने पढ़ी थी तो बहुत सही स्टोरी लगी थी मेरे को। वैसे तो गेम ऑफ थ्रोन्स मेरे को बहुत तगड़ी लगी, पर उस टाइम एक बार का डांस ऑफ ड्रैगन पढ़ के यूँ लगा कि उससे भी तगड़ी स्टोरी इसकी है। तो मेरा तुम लोगों से बस एक ही सजेशन है, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो और भी ठीक, कि कभी भी किसी चीज़ को स्पॉइल करो तो बहुत लेवल वाली करना, मतलब कि उसके बाद में कुछ बचे ही नहीं। यूँ हल्की फुल्की स्पॉइल करके कुछ मतलब नहीं है। यूँ कहाँ पे एमंड मर रहा है, क्या मर रहा है, वो तो तुम्हें मालूम है, लेकिन कैसे क्या मर रहा है पता करो तो फुल डीप में पता करके फिर स्पॉइल करना। और बाकी मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें डांस ऑफ ड्रैगन इतना भी पसंद आएगा। मैं हर टाइप की वीडियो बना रहा था,
मतलब जो लोग डिमांड कर रहे थे वो भी बना रहा था, रेंस ऑफ कास्टिमवेयर वगैरह। अपने चैनल पे देखो मतलब कि सब लोग कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं। कभी कोई रेंस ऑफ कास्टिमवेयर बोलता है, तो कोई मैप वाली वीडियो बोलता है, तो कोई समर होल बोलता है। जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे सारी वीडियो बनती जा रही है। पर मेरे लिए भी ये थोड़ा अजीब था कि किसी ने भी आज तक मतलब किसी एक भी बंदे ने यूँ नहीं बोला कि सीज़न 2 में क्या हो रहा है आगे का बता दे, या फिर डांस ऑफ ड्रैगन में क्या होने वाला है वो बता दो। ये डांस ऑफ ड्रैगन शुरू करना तो वैसे मेरे दिमाग में चल रहा था, पर बहुत दिनों से मैं कंफ्यूज हो रहा था कि कहाँ से स्टोरी लूँ। फिर मेरे को लगा सीज़न 2 से बना के देखते हैं। वो क्या कि मैं कोई से भी हर टाइप की वीडियो बना के ट्राई कर रहा था, एपिसोड हो या फिर मैप वीडियो या फिर टॉपिक वीडियो, टॉप 10 ईस्टर एग्स, हर टाइप की वीडियो बना के मैंने ट्राई कर दी। पर कोई भी वीडियो मतलब 2-3 हफ्ते में तो 2 के पार होती नहीं है। तो मैंने सोचा इस बार सीज़न 2 का डायरेक्ट ये वाला दाव खेलते हैं। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये वीडियोस चल गई और 2 दिन के अंदर 4K व्यूज़ आ जाता है, सफिशिएंट है मेरे लिए, और कुछ नहीं चाहिए। सफिशिएंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा दिनों तक मैं भी वीडियोस नहीं बनाने वाला हूँ। मुश्किल से 4 से 5 महीने और बनाऊँगा, वो भी मुश्किल से 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने भी मुश्किल है, क्योंकि तब तक मेरे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे जिन के ऊपर मैंने सोच रखा है। एगोन कॉन्क्वेस्ट वाला था पर वो तो फ्लॉप हो गया, तुमको ज़्यादा पसंद नहीं आया। मतलब उसको भी मैंने फुल डेप्थ में कवर किया था, पर तुमको पसंद क्यों नहीं आया अभी तक मुझे ये चीज़ मुझे भी समझ में नहीं आई। ये ख़त्म होने के बाद में ब्लैकफायर रेबेलियन देखेंगे, रॉबर्ट रेबेलियन, बाकी और भी कुछ टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। मतलब कि टोटल मिला के 2-3 महीने में सारा निपट जाएगा, जितना भी मैंने सोच रखा है जो बनाना है वो सब। और उसके बाद में संन्यास लेके अपन हिमालय पे चले जाएंगे। तो मेरा बस यही सजेशन है कि रॉबर्ट रेबेलियन और ब्लैकफायर रेबेलियन वो जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में पहले से कहीं पे मत पढ़ लेना, बाकी उनको भी सुनने में तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, और फिर तुम्हें मज़ा नहीं आएगा तो फिर मुझे भी सुनाने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। बाकी फ़र्क तो कुछ पड़ना है नहीं, 2-3 महीने और वीडियोज़ है, मज़े करो, आराम से देखो। सर्दियाँ जल्द आ रही है, विंटर इज़ कमिंग, सर्दियाँ जल्द आ रही है, इसलिए मेरे को नॉर्थ की तरफ जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।